बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हमारी सियासत में एक तो हम ये सुन रहे हैं पिछले 76 साल से 77 साल से कि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसी तरह से हमारे सियासतदान हमेशा अपना बैगेज जो होता है, जो कि गुड विल बैगेज नहीं होता है, बैड विल बैगेज होता है, वो हमेशा एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से तो ये हुआ नहीं, ये दूसरे सियासतदान की वजह से हुआ। मुज़ाकरात की नाकामी हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ उसमें बैठी नहीं, हुकूमत ने अपना माइंड सेट क्लियर नहीं किया कि मुज़ाकरात किस तरह के वो चाह रहे हैं या वो क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, वो कमीशन बना रहे हैं नहीं बना रहे। इस पे तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिया और वो मुज़ाकराती कमेटी में नहीं, जो चौथी सिटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी उनकी नहीं बैठी है। लेकिन इस सब के अलावा अब हम देख रहे हैं कि ब्लेम गेम का एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है, बैरिस्टर सैफ हैं, कि नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए हैं। यानी कि अगर इनकी स्टेटमेंट को गौर से देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद बड़े मियाँ साहब मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते थे, इसलिए नाकाम हुए हैं। अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से देखते हैं तो वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है क्योंकि वो आए नहीं है चौथी सिटिंग में। अगर हम ऑनेस्टली इसकी देखें जो सूरत हाल है, तो नाज़रीन दोनों साइड्स की मिस्टेक है। तहरीक इंसाफ को भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर 2-3 दिन वो मज़ीद दे देते तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, वो दे सकते थे 2-3 दिन। 28 तारीख तक अगर 7 डेज़ वर्किंग डेज़ की बात की जा रही थी हुकूमती कमेटी की जानिब से, तो अगर 7 डेज़ नॉर्मली दिए हैं तो 2 वीकेंड अगर निकाल के तो वो मज़ीद दे देते 2-3 दिन, तो इसमें अमेरिका में कोई हर्ज नहीं था। और इस पर भी मज़ीद ये था कि अगर चलें उसने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर लिया, अगर मुज़ाकरात शुरू कर दिए तो एटलीस्ट वो चौथी सिटिंग में जाके बैठ जाती, पता चलता गवर्नमेंट की जानिब से इन रिटर्न उनको जवाब दिया क्या जा रहा है। उन्होंने पहले ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया। अब गवर्नमेंट की साइड से ये कहा जा रहा है कि वो आके बैठे नहीं हैं, हम तो उनको जवाब जो है मुज़ाकराती कमेटी में ही देंगे। ये नाज़िम ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पे आज बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर हैं, मौजूदा चेयरमैन, वो कहते हैं कि हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मुज़ाकरात हों। इस सब पे बात करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ इनके पार्टी एहलकारों की जानिब से, उस सब पे बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पे जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त तो दे दी है। क्या एनओसी मिल सकेगा तहरीक इंसाफ को? लास्ट टाइम भी जब मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त चाहिए थी तो मीनार पाकिस्तान पे तो जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी। हाँ, एक जिस तरह का इलाके में उनको जलसे की इजाज़त मिली थी, वो शहर से दूर, जिस तरह का वो इलाका था, उस पर भी खैर काफ़ी तनकीद हुई थी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को एक जानब यौम सियाह मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्वाबी के हवाले से काफ़ी एक्टिव है केपी की गवर्नमेंट, और स्पेशली तहरीक इंसाफ की पंजाब की अब जो क़यादत है वो एक्टिव हो गई है हम मीनार पाकिस्तान के हवाले से। तो क्या इनको इजाज़त मिल जाएगी? और क्या तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से एजिटेशन की सियासत में बिलीव करने लगी है? नाज़रीन, पिछले जब से हम देख रहे हैं कि 2014 का धरना हुआ है, तहरीक इंसाफ ने एजिटेशन की सियासत की है, धरनों की सियासत की है, लेकिन क्या धरनों की सियासत तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दे सकी है? अवामी मकबूलियत तो है, लेकिन कबूलियत सिर्फ एक दफ़ा 2018 में हुई थी, उसके बाद कबूलियत 2024 में भी हमें नज़र नहीं आई है। तो क्या ये जो एजुटेशन की सियासत है, ये मकबूलियत से कबूलियत तक का सफ़र जो है, क्या वो तय कर सकेगी इस एजुटेशन की सियासत पे, सड़कों पे निकलने के हवाले से? नाज़रीन, इसके अलावा इमरान खान साहब ने तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच भेजने की इस्तदा इमरान खान साहब की जो है एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दी गई है। और पीटीआई पख्तूनख्वा के सदर की पंजाब की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे दी गई है। ये अब धमकियाँ किसको दी जा रही है, सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है ज़ियाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। PMLN से आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा PTI का मौक़िफ़ जान लेते हैं कि PTI ये जो जलसा करने जा रही है 8 तारीख को, उसका एग्जैक्टली प्लान क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़िया साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने पिछले इतने सालों से एजुटेशन की सियासत की है, सड़कों पे निकले हैं, सड़कों पे ही आप लोगों की सियासत रही है, मुफाहमत की सियासत आप लोगों ने की नहीं है। अगर मुज़ाकरात में थोड़ी बहुत उम्मीद हमें जागी थी, वो भी चलें एक तरह से दोनों साइड से एतराज़ात लगा के वो भी ख़त्म हो गई उम्मीद।
अब आपकी सूरत हाल क्या है? आप लोग अब बाकायदा प्लान कर चुके हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप ये बना चुके हैं कि आप लोग सड़कों पे ही अब आएंगे? देखें जी, थोड़ा सा आपको माजी में जाना पड़ेगा। इमरान खान की सियासत कहां से शुरू हुई थी और किस स्टेज पे आके पहुंची है आज तक की उसकी सियासी जिंदगी को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपके सामने है कि वो सबसे ज्यादा पुरअमन जमात और पुरअमन इंसान इमरान खान है। अच्छा। और आप एक चीज देखें कि हमेशा उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, अपने रहनुमाओं को एक ही सबक दिया है कि आपने हमेशा पुरअमन रहना है। जो बंदा अपनी पार्टी के लोगों को कह रहा हो या वर्कर्स को कह रहा हो कि आपने हमेशा पुरअमन रहना है, तो वो कोई मुल्क का खैरखा नहीं होगा। क्या वो कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा? खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात। जी ज़िया साहब, आप हमारे साथ हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, अपनी स्टेटमेंट कंटिन्यू रखिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब की आप शुरू दिन से लेकर आज तक की सियासत देख लें, अवाम पाकिस्तान के सामने है। जितनी पुरअमन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जितने पुरअमन इंसान इमरान खान साहब हैं, इससे ज्यादा मैं समझता हूं। ज़िया साहब, आपकी बात से मैं अगर एक सेकंड के लिए एग्री भी कर लूं, चले मान लेते हैं कि पुरअमन ठीक है, हर दफ़ा जलसे जुलूस की दफ़ा वो कहते हैं अपने अरकान को, पार्टी कारकुनान को कि पुरअमन रहें, किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये हम तक पहुँचती हैं इत्तलात, हमें मालूम है इस सब चीज़ का। लेकिन मसला ये है कि ये जो एजिटेशन की सियासत है, सड़कों पर बार बार निकलना, जलसे जुलूस करना, धरने दे देना, सर पॉलिसी में आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या मुज़ाकरात तो आप लोगों की जानिब से अब खत्म हो गए ना? अब आप लोग चौथी सीटिंग तो नहीं शायद करने जा रहे हैं, या कोई प्लान है इसके बाद? इसका मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप लोगों की सड़कों पे निकलने की है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे देंगी तो आपकी सारी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एजिटेशन की सियासत पे मजबूर कौन करता है, प्रोवोक कौन करता है? अगर आप बेगुनाह लोगों को पाबंदे सलासल करेंगे, अगर आप आजादी इजहार राय की जो आजादी होती है वो छीन लेंगे, अगर आप पुरअमन एहतजाज करने के मौके नहीं मुहैया करेंगे, अगर हमें आप असेंबली के अंदर बोलने नहीं देंगे हमारे अपोजिशन लीडर को, अगर आप टीवी प्रोग्राम पे हमारे ऊपर कदगन्ने लगा देंगे और सो कार्ड इस तरह की कोई मैं समझता हूं रुकावटें डालेंगे कि ना कोई अदालती फैसला होगा और ना कोई पैमरा की तरफ से रिटर्न फैसला होगा, तो फिर आप ये बताएं कि हमारे पास कोई रास्ता हो जो आप बता दें, हम उसी रास्ते को चुन लेते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो पुरअमन एहतजाज का। हम पिछले कई अरसे से वही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम लाहौर में भी जलसा करके दिखाएंगे इनको। हमने एनओसी के लिए दरखास्त दे दी है, अगर ये इजाजत देंगे तो भी जलसा होगा, अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो मैं आज आपको वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं कि हम फिर भी जलसा करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है और इमरान खान साहब का हुक्म बजा लाती है अवाम पाकिस्तान। ज़िया साहब, इससे पहले कि मैं ज़िया साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा क्वेश्चन करने का, इससे पहले कि मैं बुखारी साहब और बाजवा साहब की तरफ जाऊं। आपने कहा कि अगर एनओसी मिलेगा, इजाज़त मिलेगी तो भी जलसा होगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी जलसा होगा। सर, एनओसी के बगैर पंजाब में आप कैसे जलसा कर सकते हैं? गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं देगी, पंजाब गवर्नमेंट, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट आपकी राह में रोड़े भी अटकाएगी, आपको रोकेगी भी, तो वो फिर आपको नहीं लगता इंतशार की जानिब सूरत हाल जाएगी? सर, आपके सामने है इस पूरे टिन्योर में कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की गई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रुकावटें डालने की कोशिश ना की गई हो। यासमीन राशिद साहिब 80 साल बुजुर्ग खातून है, कैंसर पेशेंट है, आज भी वो डटी हुई हैं। ये तो हमारी खवातीन से पार्टियां नहीं छुड़वा सके, तो ये चाहते हैं कि मर्द हजरात इनसे डर जाएंगे, या हम इनके डर की वजह से या अवाम पाकिस्तान इनके डर की वजह से अपना आईनी और जमहूरी हक लेना भी बंद कर देगी। तो ये इनकी भूल है। ठीक है जी, ठीक है ज़िया साहब, आपका पॉइंट आ गया। ज़िया साहब, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी, आपका पॉइंट आ गया कि मैं जेल पे बैठ के ऐसे एहतजाज करवाऊंगा। ठीक है जी, ज़िया साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगी। बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब, मुझे ये पहले तो ये बता दें, फिर मैं मुज़ाकरात की तरफ भी आती हूँ। एनओसी के लिए इजाज़त, एनओसी दरख्वास्त दे दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, गवर्नमेंट का क्या प्लान है सर? आप लोग दे रहे हैं फिर इसके जलसे की इजाज़त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया जी। गुजारिश ये है कि इस बात में कोई शक नहीं कि
एहतजाज जो है वो पार्टीज का, अफराद का या लोगों का ये बुनियादी जमहूरी हक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने इससे पहले जब जब भी जलसे किए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और मैं दोबारा वो मखसूस जो डेट्स हैं 8 मई की और 26 नवंबर की, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं उसके अलावा अगर ये धरने की बात कर ले तो उसमें देख लें आप, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पार्लियामान के ऊपर हमला किया, पीटीवी के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर क्या किया। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि जो बानी पीटीए हैं उनका एक बड़ा क्लियर कट ये मैसेज रहा है और उनका ये वर्जन रहा है कि हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं कि देखें, अगर आप 1 लाख आदमी होंगे जलसे के लिए तो पुलिस कितनी होगी? 1 लाख तो नहीं हो सकती, वो 5000 होंगे, 10,000 होंगे, तो आपका क्या करेंगे? आप रुकावटें तोड़ें, रुकावटें दूर करें और आप आ जाएं। ये कभी भी पुरअमन नहीं रहे, इन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है। लेकिन बाजवा साहब, अगर आप रोकना चाहें, गवर्नमेंट रोकना चाहे पुलिस के थ्रू तो रोक लेती है। 25 मई भी तो रोका था ना आप लोगों ने, अगर रोकना चाहे तो आप लोग रोक सकते हैं। नहीं, हम देखें, बात यह है कि अगर इन्होंने लाहौर में जलसा किया, हमने इजाजत दी, हमने किसी को रोका? ये सब लोग आए, केपीके से भी आए, पूरे पंजाब से आए। तो बात यह है कि लेकिन अगर आप ये कहें कि आप खुलम खुला इंतशार की सियासत करना चाहें, आप रास्ते बंद कर दें, क्या अगर ये कहते हैं कि हमारा जमहूरिया, क्या हम ये इनका वर्जन ये है कि हम हर हालत में ये जलसा करेंगे और एहतजाज करेंगे? और क्या जब ये सड़कें नहीं, अभी जो केपीके के, मेरी बात सुन लें, अभी जो केपीके के जो जुनैद अकबर साहब प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी पहली स्टेटमेंट ही यही आई है कि हम 8 फरवरी को पूरा पंजाब के तमाम रास्ते बंद कर देंगे। भाई, जो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी जा सकूं? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जा सकूं? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी जॉब पे जा सकूं? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं बगैर रुकावट के? साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपके सारे राइट्स हैं। बाजवा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपके सारे, जिया साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। बाजवा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपके सारे राइट्स हैं। राइट्स तो उन कैपिटल में रहने वाले लोगों के भी थे ना। जब इन्होंने 24 नवंबर को जलसा करना था तो उससे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने पूरा कैपिटल बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। सर, राइट्स उन लोगों के भी थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे। मैं बुखारी साहब से 3 देर तक जानती हूँ। बुखारी साहब, ये तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब के एनओसी है, ठीक है, अगर एनओसी के जरिए गवर्नमेंट इनको प्रॉपर नो ऑब्जेक्शन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है, इनको बाकायदा इजाज़त दे दी जाती है, और जलसा करना आईनी जमहूरी हक है किसी भी सियासी जमात का, पुरअमन रह के जलसा करना। अब गवर्नमेंट अगर ये कहे कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है, तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अब किसी भी सियासी जमात के जलसे पे पाबंदी लगा सकते हैं? बहरहाल अभी तक कोई कन्फ्यूजन ही है, क्लियरेंस तो आई नहीं है इस पर। देखिए, मैंने दोनों बाजवा साहब की बात भी सुनी और ज़ियाउल्लाह साहब की भी जी। उनके एक मौक़िफ़ है अपनी अपनी सतह पे, लेकिन हम जिस नुक्ते नज़र से और चीज़ों को जिस कैनवस से देखते हैं, वहाँ पे हम समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें इस सतह पे रेलेवेंट होती हैं, फैसले करने वाले को और कहीं किसी और जगह बैठे होते हैं। एनओसी अगर मिल जाता है तो हम ये समझते हैं कि फिर इसका मतलब फिर तो एक सियासी तौर पे और आईनी तौर पे एक इनकलाब आ गया हुआ है। ये नामुमकिनात में से नज़र आता है। अच्छा, बिल्कुल, ये तो को बज़ाहिर अगर गया तो ये बिल्कुल समझे कि कोई मौजज़ा हो गया, किसी भी जगह पे एनओसी नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो लास्ट सूरत हाल ये थी कि उस वक़्त का जो टेम्पो था वो थोड़ा डिफरेंट था। अगर टेम्पो उस तरह का बनता हुआ नज़र आया तो मुमकिन है कि किसी और जगह का, जैसे पहले किया, कोई एनओसी दे और कहें कि फलां जगह पे जलसा कर लो, तो इसके कोई 50-50 इम्कानात हैं, लेकिन इस वक्त इसके भी इतने इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। दूसरी चीज़ यह है कि जो जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड का तल्लक, इसका कोई तल्लक नहीं होता। एक आदमी वो कितना भी कुछ भी बुरा हो, लेकिन उसको आईनी हक से या उसकी उस चीज़ से तो नहीं रोका जा सकता। ट्रैक रिकॉर्ड तो फिर हम सारे की तरफ आएंगे, तो जिसका अगर आप देखें तो सबका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अजीबोगरीब सा है, उस पर कोई इतना लंबा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। और तालिबान से बुरा ट्रैक रिकॉर्ड तो किसी का नहीं है। आप उनसे भी मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाते हैं, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप देखें कब ये जब दोबारा अभी अमेरिका जब वहाँ से निकला अफगानिस्तान से, तो कितने लोग कहाँ से कैसे आए, वो एक दूसरे पे ब्लेम देते, वो अलग बात है। तो ये जो पीछे फैसले करने वाले बैठे होते हैं, जिनके स्टेक्स हैं, जिन्होंने काम करना है, उनके मसाइल हैं, उन्होंने इसको कैसे डील करना है, उसकी डीलिंग से विद इन 4-5 डेज
सारी सिचुएशन सामने वाज़ेह हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है, कौन करवा रहा है, नहीं करवा रहा, ये 8 मार्च का क्या है और ये 8 फरवरी का क्या है और ये पार्टी क्या करेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ जाती हैं और जो 1-2 दिन पहले सारी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये सूरत हाल तो हम देख रहे हैं, हमारे सामने ही है। लेकिन जहाँ जिस गर्दाब में ये मुल्क फंस चुका हुआ है, उस गर्दाब से इसको निकालना इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत ऊपर कहीं जाके कोई कंप्रोमाइज़ होंगे, वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो ये सूरत हाल होगी। वरना डे बाई डे डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम इसको पूरी माजी से देखें, जहाँ आके सूरत हाल फंसी है, फ़ायज़ा शिराजी साहब पाकिस्तान बना तो सारे लोग उस वक्त कहते, हमारे जो बड़े थे, कहते अंग्रेज़ का ज़माना बड़ा अच्छा था जी, बड़ा इंसाफ होता था, ये होता था, बड़े इस तरह से रिश्वत नहीं होती थी। फिर अयूब खान का दौर आ गया, वो गया। जब भुट्टो का दौर, लोग कहते थे नहीं अयूब का दौर अच्छा था। भुट्टो का दौर गया, ज़ियाउल हक का आ गया, तो लोग कहते हैं यार भुट्टो का दौर अच्छा था। फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं, जो हुकूमत जाती है नहीं आने वाली, और हर एक ने इल्ज़ाम लगाया आने वाले, हर जाने वाली गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि हमें ऐसे ही मिला था, हर आने वाली कहती है कि हमें तो इससे ज़्यादा वो जो डिक्लाइन है, रेगुलर डिक्लाइन, अब वो सतह पे आ गया है कि मौजूदा जो है ये मेरे ख्याल है पिछले सारे अगर सिनेरियो में देखें तो 50 साल में महंगाई और चीज़ों की शरह इतनी नहीं बढ़ी जितनी विद इन 2 ईयर्स बढ़ी है हर चीज़ की। वो एकदम बूस्ट हुआ, डबल से ट्रिपल चीज़ें हो गई और इकोनॉमिक्स यहाँ से ड्रेन हो गई पाकिस्तान से। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इस सिचुएशन में अब आके सूरत हाल खड़ी होगी आर या पार की। अब जहाँ ये जो इंटरनेशनल तब्दीलियाँ आ रही हैं बैन अवी सतह पे, जो अमेरिका के साथ जो तब्दीली आई है और दोनों तरफ जो लॉबिंग हो रही है, जैसे भी मोहसिन नकवी सब गए हुए हैं, उनकी वहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मीडिया पे नहीं आई, उन्होंने दिखाई और है, मारी और है। उन्होंने अपने जिस काम से गए हैं, उन्होंने अपना कोई काम तो किया होगा ना इतने दिन वहाँ पे रह के। ये जो हमें बाहर नजर आता था ना, फलां पार्टी में शामिल हो गए, फलां पे इसको मिलने की कोशिश की, ये सारे दिखलावे थे। असल बात तो ये क्या करना चाहते हैं, ये कौन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने कॉम्प्रोमाइज़ का कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जी, तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। देखो सर्वाइवल के लिए अगर उसने करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं करेगी। अगर वो नहीं करती तो ये अगर बैन अवी सतह पे उसने कॉम्प्रोमाइज ना किया, हाँ ना, तो फिर ये है कि फिर हाँ जहाँ नहीं होते कॉम्प्रोमाइज तो इनकलाबी ईरान देख लें, आ जाते हैं इनकलाब दुनिया में। इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कॉम्प्रोमाइज करने होते तो पिछले 1.5-2 साल से वो जेलों में क्यों बैठे होते, पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये मैं गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इंटरनेशनल सतह पे, अमेरिका क्या चाहता है आपसे, अमेरिका जो चाहता है अगर वहाँ पे जिसके कंप्रोमाइज अगर जो उसके लिए ट्रस्ट वर्दी होगा उसके मुताबिक यहाँ पे तब्दीली आएगी। अगर वो ना आई तो फिर बहुत बड़ा एक यहाँ पे खराबी पैदा होगी। और चीज़ एक तरफ अब ये है कि इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है इसने आइंदा नहीं चलना, अब ये चल नहीं सकता इस तरह से सिस्टम आइंदा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़िया साहब से जान लूँ, इकोनॉमिक्स भी ऐसे नहीं चलता। ज़िया साहब, सर सियासत डायलॉग का तकाजा करती है, डिबेट का तकाजा करती है, कंसेंसस का तकाजा करती है, सर अलायंस बिल्डिंग का तकाजा करती है। आप लोग अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ, वो अलायंस आपका हमें 8 तारीख के इस जलसे में नज़र आएगा या सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वन एंड ओनली जमात वहाँ पे जलसा करती नजर आएगी? देखें 8 फरवरी को तो हम यौम सियाह मना रहे हैं। अच्छा, यौम सियाह में अगर दूसरी अपोजिशन पार्टियां हमें ज्वाइन करती हैं तो हम उसको खुशाइन करा देंगे और वेलकम भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि वो हक वाली साइड पे आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे फॉर्म 47 की जो बनाई गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हुकूमत कठपुतली है। मेरे दोस्त अभी जिक्र फरमा रहे थे मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब की हैसियत तो आपको खालिद खुर्शीद साहब ने भी बता दी थी और अमेरिका जाके भी उसे मालूम हो गया कि उसकी हकीकत में हैसियत क्या है। तो ऐसे पपेट्स को अब हुकूमती ऐवानों में ला के बिठाएंगे तो फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देखें कि वो शख्स जो कैद में बैठ के भी पिछले 2 साल से आपके तमाम टीवी चैनल्स का एयर टाइम लेके जा रहा है, जो पिछले 2 साल से सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो पिछले 2 साल से वहां बैठ के कहता है इनको भागने ना देना। वो पिछले 2 साल से बैठ के अपने वर्कर को पैगाम दे रहा है कि डटे रहना क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है।
क्या आप ऐसे शख्स के कंप्रोमाइज की उम्मीद लगा सकते हैं? उसने अगर कंप्रोमाइज करना होता तो जब उसकी बहनों को जेलों में डाला गया, उसने अगर कंप्रोमाइज करना होता जब उसकी बेगम को जेलों में डाला गया, एक नहीं दो दफा, जब उसके भांजे को जेल में डाला गया। आप देखिए जुल्म की इंतहा के हसन नियाजी साहब एक एडवोकेट है, जिस तरह हम एडवोकेट हैं, तो वो एडवोकेट हैं, उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से मिलिट्री कोर्ट्स का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके वालिद साहब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ऑन एयर आपके टीवी प्रोग्राम्स के शो में, टीवी प्रोग्राम्स में आके हकीकत बयान करके जा रहे हैं और कहते हैं कि इंसानियत की तजलील हो रही है। इसमें मेरे बेटे का सवाल नहीं है, इसमें इमरान खान के भांजे का सवाल नहीं है। जिस जगह पे बुनियादी इंसानी हकूक कुचले जा रहे हूं, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो नहीं जागेंगी? आपके मुंह पे यानी इस हुकूमत वक्त की बात में लेकिन ज़िया साहब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे काफी एक्टिव है ना। अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि इंटरनेशनल जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ को ज़्यादा तगड़े तरीके से बुलंद करें, तो वहाँ तो ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इलेक्शन से पहले भी जुल्फी बुखारी साहब वो भी मिलते रहे हैं ट्रम्प मैनेजमेंट से, अभी भी मुलाकातें आप लोगों की वहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं कि कुछ मुलाकातें हैं, तो ये तो ऑलरेडी आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मोहतरमा ये देखें कि इस टाइम हुकूमत किसके पास है, पावर किसके पास है, अख्तियारात किसके पास है, फिनेंशियली मजबूत कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी आवाज सुनी जा रही है या हमारी आवाज को अहमियत दी जा रही है तो हम मजलूम हैं। हमारे हुकूमत आपको फाइनेंशियली मजबूत लगती है? हुकूमत आपको फाइनेंशियली मजबूत लगती है? अभी आपने कहा मैम अगर ये मजबूत ना होती तो इनके लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुमालिक में जजीरे होते या स्विज के महल्लात होते। सर मैं पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही ज़िया साहब, मुस्लिम लीग नून, ज़िया साहब मैं पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट तो कर्जे लेके चल रही है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? ज़िया साहब हमारे साथ हैं? बुखारी साहब, ज़िया साहब की लाइन में थोड़ा सा इशू आ गया है। तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा, ये कहना है जी तहरीक इंसाफ के पी के नए जो प्रेसिडेंट हैं, नए सदर हैं जुनैद अकबर खान साहब, वफाकी गवर्नमेंट को उन्होंने थ्रेट भी किया है। यानी कि अगर ये समझा जाए कि यानी ये जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको फ्रंट लाइन पे लेके आया जा रहा है, जो होम्योपैथिक किस्म की थी जो क़यादत उसको साइड लाइन किया जा रहा है, उसका मतलब अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से साइड पे किया है, तो वो भी इसका मतलब होम्योपैथिक थे। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के वो शुरुगुल करते नज़र आ रहे थे, हार्ड लाइन लेते हुए स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे थे, ये सारे होम्योपैथिक थे। नहीं ये ऐसे नहीं है बात। अली अमीन गंडापुर होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज कि उसके पास एक एग्जेक्टिव ओहदा है, वज़ीर आला का एग्जेक्टिव ओहदा होना और वफाक के साथ चलना। बाकी है कि उसको अपना बिहेवियर कैसा रखा है। एग्जेक्टिव होते तो सबके पास थे ना, पीछे वज़ीर इमरान खान साहब जो थे वो पार्टी चेयरमैन भी थे, वज़ीर आज़म भी थे। नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि इस तरह तहरीक चला के जो एक देखिए जो लड़ाई है ना इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, बाकी तो कोई नहीं है, बाकी लड़ाई को तो कोई मान ही नहीं रखती। उस लड़ाई में उसको दोनों तरफ अपना ख्याल रखना पड़ता था। और दूसरी जो सबसे अहम बात थी कि उसका जो बिहेवियर था वो बज़ाहिर उतना अग्रेसिव वहाँ पे हो नहीं सकता था, उसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। लिहाजा उसको साथ मिलके चलना होता उसको चलना भी था कहीं करने, फिर उसको वो जो कंप्रोमाइज़ था उसमें जो अपने बिहेवियर को अलहदा अग्रेसिव एटीट्यूड में रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर एक मैच्योरिटी भी होती है। अब ये जो पार्टी से अलहदा करके जो लोग आए हैं इसमें अब ये शामिल होगा कि एग्जेक्टिव नहीं है, सूबे के अख्तियारात नहीं इस्तेमाल किए जा रहे फला। अच्छा ये बात तो ये अगर कोई कहे सही है या गलत है वो तो एक अलहदा तारीख फैसले करती है, लेकिन एक पॉपुलरिटी ये लोगों में जो अक्सरियत है वो तो बड़ी वाज़े तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जी, वो तो हमें 8 तारीख को नजर आ गया था, लोगों ने बैंगन और अभी भी सारे ढूंढ के ठप्पे लगाए थे उस पे। अब अगर हुकूमत उसको इजाजत दे देती है सारा शहर वहाँ पे जमा हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल होगा। तो फिर गई ना, इसका मतलब है कि उनके वो तो फिर फारा हो गए।
अब वो अपनी सर्वाइव, इस वक्त लड़ाई इक़्तिदार की नहीं है, लड़ाई पहले होती थी, जितनी पार्टी है उन्होंने को कंप्रोमाइज किया। आज का सर्वाइवल की जंग है, इस वक्त जंग है सर्वाइवल की जंग है। मुझे बुखारी साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़िया साहब से भी जानते हैं कि इनकी 8 तारीख के बाद की अगली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, और गंडापुर साहब को सदारत से, क्योंकि सूबाई सदारत से साइडलाइन करने के बाद ये जो उनकी अपोजिट पार्टी के सूबाई सदर को सामने लाया गया है जुनैद अकबर खान साहब को, तो उनकी मज़ीद स्ट्रेटजी क्या है KP को लेके, स्वाबी को लेके, पंजाब को लेके। एक ब्रेक के बाद।